नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पंवार को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि घटना की जांच के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सीएम ने कहा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह पंवार के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बड़ा योगदान है उनका जाना। हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सर, लगातार कुछ दिनों से रात में हादसे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कुछ ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी, और ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी है, उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करें। पौड़ी में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सचिव ने स्पष्ट किया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग इंजीनियरों से स्थलीय निरीक्षण करवाकर एस्टीमेट तैयार करें और उसे जिलाधिकारी को भेजें। उन्होंने सभी विभागों को तेज गति से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 1300 में कुछ आपने बताया है। हम लोगों ने यहाँ 2-3 विषयों पर काफ़ी गंभीरता से मंथन किया है। मुख्य रूप से उसमें विकास संबंधी जो कार्य थे उनकी भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, काम किस तरह से चल रहे हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है यहाँ पर, जो हमारी रेल विकास निगम जो यहाँ कार्य कर रही है कर्णप्रयाग में, और NH में जो लैंड एक्विजिशन का मसले चल रहे हैं, उस पर भी आज काफ़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया है। हरिद्वार डीएम कमेंद्र सिंह ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने पेशकार को अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। वहीं लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सभी मामले रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हैं। मनोज, जो निरीक्षण यहाँ पर किया गया है, खामियां पाई गई हैं, क्या क्या खामियां हैं और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोकल प्रशासन को और बेहतर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए रवि, हमने देखा है कि लगातार ही जब से हरिद्वार का चार्ज जिलाधिकारी के रूप में कमेंद्र सिंह ने संभाला, तब से लगातार ही जिलाधिकारी एक के बाद एक कार्यालयों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज हरिद्वार डीएम ने जो है तहसील का निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ कमियां पाई गई है, जिसको लेकर यहाँ पे जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी और साथ ही साथ जो अधिकारियों कर्मचारी मौके पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उनका वेतन रोकने की बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि हमने देखे रवि, लगातार जब से चार्ज यहाँ पे जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया था, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, RTO हो या फिर आज तहसीलों, लगातार ही अलग अलग तहसीलों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। नगर निगम में भी निरीक्षण किया गया था। हालांकि हमने देखे पहले भी कि जो अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे उनका पहले ही वेतन रोका गया था और साथ ही साथ उनसे यहाँ पे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कि किस वजह से जो अधिकारी होते हैं वो समय से नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हमने देखे रवि की लगातार ही जो यहाँ पे जो पीड़ित होते हैं, जो लोग होते हैं, अपने कार्य को लेकर तहसील में या फिर किसी अन्य कार्यालय में पहुंचते तो सुबह 10 बजे ही पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों कर्मचारी मौके पर नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है या फिर लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। आज तहसील का निरीक्षण भी किया गया है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं में कितना सुधार आएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। उधर भगवानपुर विधायक ममता राकेश चोली शाहबुद्दीनपुर गांव पहुंची और सोलानी नदी के तट पर 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तटबंध का उद्घाटन किया। वहीं स्थानीय ग्रामीण और ग्राम प्रधान फरमान मलिक ने विधायक का आभार जताया और कहा कि जल्द ही करोड़ों की लागत से और भी तटबंध बनाए जाएंगे, जिनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस बीच विधायक ममता राकेश का कहना है कि कब्रिस्तान और कृषि भूमि को सोलानी नदी की ओर कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए ये काम शुरू करवाया गया है।
अतिवृष्टि के कारण हमारी सोलानी नदी के पास ये चोली शहाबुद्दीनपुर वालों का कब्रिस्तान है और इनके कुछ कृषि भूमि है जो अतिवृष्टि के कारण नदी में गिर गई थी इसकी ढांग। और हमने SDMF राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत इसका प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत हम लगभग 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर ये पत्थर की पेचिंग का टक्कर बनने का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का बड़ा प्रस्ताव बना करके शासन में भेजा गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसे पास करा दें। बहुत गति से होगा और ये 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे हमारा तटबंध बन रहा है। बाकी 2 करोड़ रुपए का हमने शासन को भेज रखा है। जल्दी उसे स्वीकृत कराकर इसको हम पूर्ण रूप से तटबंध को कार्य कराने का कार्य करेंगे। जी का दिल से आभार है और सभी ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद है विधायक जी की तरफ से। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून SSP अजय सिंह सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बॉटलनेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते भी मिले। SSP ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देते हुए चालान कराए हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों में काफ़ी सारे दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी हमने सभी विभागों ने जो इसमें अपने इनपुट दिए थे। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर्स, ऐसे जो ब्रेकर्स बनने हैं, इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था। और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। खासकर आपने देखा होगा शहरोड़ी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ के जो रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस मौके पर DM कमेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में शिरकत की। उन्होंने सभी विजयी टीमों को बधाई देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 9 राज्यों से कुल 90 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की टीम चौथे स्थान पर रही। अब प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता चारों टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। नॉर्थ जोन के विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हो रही है। और इसमें 90 विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं यहाँ पे खिलाड़ी। जनपद हरिद्वार में, उत्तराखंड में होते रहना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर उत्साह आता है और लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि अधिक से अधिक लोग खेलो। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक PSC जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बता दें, इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की कुल 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कौशल में वृद्धि करना और उनकी जांच पड़ताल की क्षमताओं को निखारना है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंटी सैबोटाज। देखिए, जो आज ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, ये प्रतियोगिता पूरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, पुलिसिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से साक्ष्य कलेक्ट किए जाने चाहिए, किस तरीके से फोटोग्राफी की जानी चाहिए, किस तरीके से एरिया को सिक्योर किया जाना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा कई बार, क्योंकि पुलिस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें VIP ड्यूटीज़ होती है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें एंटी सैबोटाज चेकिंग की जाती है, डॉग स्क्वाड का यूज़ किया जाता है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट कैसे उनका यूज़ किया जाना चाहिए, इसके लिए ये कंपटीशन हर साल करवाया जाता है। यही नहीं, ये नेशनल लेवल में भी इसका कंपटीशन होता है। जो भी टीम यहाँ से जीतती है, उसमें हम बेस्ट खिलाड़ियों को और बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स को, बेस्ट जो हमारे कार्मिक होते हैं, उनको चुनते हैं और फिर उनको हमारे द्वारा नेशनल्स में भेजा जाता है। और नेशनल प्रतियोगिता में भी हमारे जो कार्मिक हैं, उनके द्वारा पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हरिद्वार में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार की जा रही है।
परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। वहीं हरिद्वार के ARTO पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे 7 डीलरों को नोटिस जारी किया गया है जो बिना पंजीकरण कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन डीलरों ने 7 दिन के अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराया तो उनकी सभी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। यूज्ड कार हैं, उनके बिक्री का क्रय का काम करते हैं वो, या उनका फैसिलिटेटर का काम करते हैं, जिनको हमारे एक्ट की भाषा में नियमावली में प्राधिकृत व्यवहारी कहा गया है। वो फॉर्म 29 पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो नियम कानून है उसको वो पूरा करते हैं तो 29B में उनको जारी हो जाता है। तो इस संबंध में जितने भी डीलर हैं उनको हमने मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी पहले कहा था, लेकिन संज्ञान में आया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने ARTO प्रवर्तन मैम और हम और जो हमारे परिवहन का अधिकारी हैं इनके माध्यम से हमने जगह जगह छापे। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा सरकार ने पूरा कर दिया है। शासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। अब राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी से इसका प्रमाण पत्र ले सकते हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति सरकार हमेशा से ही गंभीर रही। उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग को भी सरकार ने पूरा किया। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य जो है बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीज़ों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे और आने वाले समय में हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का ये उत्तराखंड बन सके, ये पहाड़ी राज्य देश का सिरमौर बन सके, इस ओर हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से हम उनके सपनों। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले ने पहाड़ के ग्रामीणों की आमदनी बढ़ा दी है। लिहाजा दूर दराज में रहने वाले ग्रामीण बीजेपी की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्णय की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से अब बिचौलियों की झंझट भी खत्म हो गई है और पैसा 1 या 2 दिनों में ही अकाउंट में आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के बीच साइन हुए MOU का असर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखना शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार से MOU के अनुसार मत्स्य पालन विभाग ने ITBP को मांस मछली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम शुरू करते हुए ITBP को स्थानीय स्तर से मछली, मुर्गा और बकरी आदि उपलब्ध कराने के लिए MOU साइन किया था। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में पशुपालन विभाग के सौजन्य से क्षेत्र के पशुपालकों ने 23वीं बटालियन ITBP को पहले चरण की सप्लाई में लगभग 75 किलो चिकन, 208 किलो भेड़ बकरी की सप्लाई की। यही नहीं, 25 नवंबर 2024 को भी पहली बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस को करीब 8 कुंटल चिकन और 2926 किलो भेड़ बकरी की सप्लाई की गई। घर के पास ही भेड़ बकरा और चिकन बिक जाने से ग्रामीणों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार और ITBP के बीच एक समझौता हुआ है। इससे जहां स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ रही है, इससे पहाड़ पर स्वरोजगार बढ़ रहा है। पलायन रुकने की भी उम्मीद है, क्योंकि अब ग्रामीणों को चिकन, भेड़, बकरी बेचने के लिए मार्केट तक आने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि सेना के जवान गांव के पास ही पहुंच जा रहे हैं। वहीं वजन कर मांस मछली साथ ले जा रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से भेड़ बकरी पालकों में 10,000 पशुपालक कुरकुट की आपूर्ति से लगभग 800 से ज्यादा अधिक और मछली आपूर्ति के लिए 500 से अधिक मछली पालकों को इसका लाभ मिलने लगा है। उत्तराखंड में ये पहला मौका है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी, मछली और मुर्गी पालकों को विपणन के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है। इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।
उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में ज्यादातर लोगों के पास रोजगार के नाम पर सिर्फ पशु ही हैं। उसमें भी धीरे धीरे पशुपालकों की संख्या घटती जा रही थी। लेकिन इस योजना के जरिए अब लोग इससे न सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि भेड़ बकरी और मुर्गा बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, अगर यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही इसका एक बड़े तौर पर असर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों की आमदनी बढ़ सके, मछली, मुर्गी और बकरा का जो निर्यात है वो किया जा सके, स्वरोजगार से ही पलायन को रोकने की उम्मीद की जा रही है। तो ज्योतिर्मठ में आपको बता दें कि सालाना 200 करोड़ के कारोबार का ये अनुमान है कि जिस तरीके से अगर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, पशुपालन विभाग की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। पहाड़ पर स्वरोजगार अगर मिलता है तो पलायन की एक समस्या दूर हो सकती है, लोगों को घरों पर ही रोजगार मिल सकेगा और वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सीएम धामी का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज प्रयागराज का दौरा था, लेकिन अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। मौसम खराबी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज प्रयागराज जाना था, उनको वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का उनका शेड्यूल तय हुआ था, लेकिन अब प्रयागराज का दौरा उनका रद्द हो गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मौसम खराब होने के चलते ये दौरा रद्द किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज प्रयागराज दौरा था, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये दौरा रद्द किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा रद्द हुआ है, मौसम एक वजह बताई जा रही है, पूरी जानकारी क्या है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयागराज दौरा था, जहां पर उन्हें वहां प्रयागराज आज पहुंचना था, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा जो है वो रद्द हो गया है, क्योंकि मौसम खराब, उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मौसम खराबी के चलते जो है उनका दौरा रद्द हो चुका है। चौपर रुकने में जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इस वजह से जो है उनका दौरा रद्द होने की जो है सूचना अभी जो है वो आ रही है। अरुण, यहाँ पर जिस तरीके से मौसम खराब होने की बात सामने आई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के प्रयागराज में रहने वाले थे? जी रवि, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वहां पर थे, और यूपी में भी कई कार्य के, इलाहाबाद में भी उनका कार्यक्रम था, प्रयागराज में भी जो है उनका दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था। तो ऐसे में जो है उसी को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो है उनका दौरा वो रद्द हो चुका है। ऐसे में अगला दौरा उनका कब लगता है, तमाम चीजें जो है अब आगे जो है वो देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, और आपने कहा कि मौसम खराबी वजह मानी जा रही है, तो ऐसे में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर, उसमें और क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री आज ये दौरा रद्द हुआ है तो आगे यानी कि कल वहां पर दौरा कर सकते हैं, इस तरीके की भी क्या कुछ जानकारियां हैं? जी रवि, देखिए, अभी जो है आज का उनका दौरा रद्द हुआ है, और शाम को जो उनका कैंप कार्यालय में उन्हें यहाँ पर देहरादून में भी पुनः पहुंचना था। तो ऐसे में अब उनके कार्यक्रम कब लगता है कब नहीं, अब आगे जब भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगेंगे तभी जो है वो पता लगेगा, स्पष्ट होगा कि आगे उनका कार्यक्रम कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन हालांकि जो है उनका फिलहाल के लिए उनका दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज का आज दौरा था मुख्यमंत्री का, वहां पर उनके विभिन्न कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मौसम खराबी की वजह से वो वहां प्रयागराज नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको बताते चलें कि मौसम खराबी की वजह से ही ये दौरा रद्द किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में उनका एक कार्यक्रम लगा था, उत्तराखंड प्रदेश में यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग करना था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से अब वो वहां पर नहीं जा पाएंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।